हेलो स्टूडेंट। अभी पिछले वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइंस। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लाइन बेस्ड प्रॉब्लम है। स्टार्ट करें, चलिए। इस प्रॉब्लम में एक थ्रेड लगा हुआ है ACB, ठीक है। इस थ्रेड का जो लेंथ है वो हमको प्रॉब्लम में गिवन है। प्रॉब्लम में गिवन है ACB इज इक्वल टू लेंथ L, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक रोप है, ठीक है, रोप है या थ्रेड है जिसका लेंथ है L। अब इस रोप को यहां पर बांध दिया गया है दो साइड वॉल में, लेकिन जो लेवल है, जो पॉइंट A और B है जहां पर थ्रेड बंधे हुए हैं, वो लेवल अलग अलग है, ठीक है। A जो है वो ज्यादा ऊंचा लगा है, B जो है वो A से नीचे लगा हुआ है। गैप है दोनों के बीच में, H का गैप है। दो वॉल है, दोनों वॉल के बीच में एक गैप है, डिस्टेंस D, और वो डिस्टेंस D जो है उसका रिलेशन L के साथ है, L/2 है वो, मतलब वो टोटल रोप के लेंथ का आधा है, ठीक। अब यहां पर देखिए आप, ये एक पुली है और पुली में एक वेट लगा हुआ है W। इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ एक वेट लगा हुआ है और ये पुली जो है वो पॉइंट C में है, ठीक है। रोप का जो दो साइड है, ये दोनों साइड के बीच में एक एंगल, कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा ही, ठीक है। तो एक एंगल अल्फा बन रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज डिफाइंड बाय अल्फा। कहने का मतलब कि जब ये आपको ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिखेगा तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अल्फा का वैल्यू कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या चीज है एक बार फिर से देख लीजिए। गिवन है हमको ये जो गैप है, दोनों वॉल के बीच में गैप है, D इज इक्वल टू L/2, ये गिवन है। H जो है वो केवल गैप दिखाने के लिए है, ठीक है, H का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर एक वेट लगा हुआ है और एक अल्फा नाम का एंगल दोनों साइड, रोप के दोनों साइड के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले ये ध्यान आता है कि ये रोप लगा है, ठीक है, और इसमें वेट लटक रहा है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इसके लिए हम इस प्रॉब्लम को बनाना चालू करते हैं। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। C से पास होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। अब C से पास होता हुआ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमने क्यों बनाया, इसके पीछे कारण है कि जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा, नाम इसका हम रख लेते हैं थीटा, ठीक है। और दूसरी तरफ एक और एंगल बन जाएगा, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं मान लो बीटा, ठीक है। तो हमको एक चीज यहाँ पर ये लिखने के बाद समझ में आई कि भले इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद मैं इतना तो लिख सकता हूँ कि थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 होगा, इतना तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो शुरुआत हमने यहाँ से किया, ठीक। अब शुरुआत करने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि जो B वाला वॉल है, इसकी लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ाने के बाद ये जो रोप का पोर्शन है AC, इसको भी हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इससे हमको यहाँ पर इंटरसेक्शन मिलता है पॉइंट E में, ठीक। तो पॉइंट E में इंटरसेक्शन हुआ किसका किसका, वॉल का और रोप के लेफ्ट वाले पोर्शन का, ठीक।
तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ई। अब इंटरसेक्ट होने के बाद हम एक काम करें कि यहाँ पर एंगल, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है और ये एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है, इतना तो हमको दिख रहा है। ठीक है, एक और चीज दिख रहा है कि जो एंगल थीटा यहाँ पर है, ठीक है, वही एंगल थीटा यहाँ पर भी बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा उसके लिए ध्यान दीजिए, ये एक लाइन है, ठीक है, तो एक लाइन है, कौन सी लाइन है, ए ई, ठीक है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अगर यहाँ थीटा बनता है तो यहाँ थीटा बनेगा ही बनेगा। क्लियर? तो इस तरीके से अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा एंगल होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने ये मार्क कर दिया थीटा एंगल कैसे होगा। ठीक, इसके बाद अब हम और आगे बढ़ते हैं। जो रोप है ये एक सिंगल रोप है, ठीक है, दो अलग अलग रोप नहीं है, ये एक सिंगल रोप है। ठीक, और इस सिंगल रोप में ये एक पुली लगा हुआ है। ठीक, तो इस पुली को जब ये रोप हमने, देखिए शुरुआत कैसे हुआ कि हमने सबसे पहले रोप बांध दिया, ठीक है, ए से लेके बी में हमने रोप को बांध दिया। अब बांधने के बाद एक छोटा सा पुली लिया और पुली में वेट लटकाया और उसके बाद उस पुली को यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ने के बाद वो वेट जो है इस रोप के ऊपर थोड़ा देर इधर उधर होगा और फाइनली कहीं एक जगह जाकर रुक जाएगा। ठीक है, तो उसी रुके हुए पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम जो है वो वही है और उस समय यहाँ पर कोई एक एंगल अल्फा बनेगा, ठीक है, जिसको हमको फाइंड करना है। ठीक, तो अब ये सारा चीज जब दिया हुआ है तो हमको ये समझ में आता है कि ये एक सिंगल रोप है। ठीक है, और जो सिंगल रोप होता है उसमें एक टेंशन फोर्स आएगा जो दोनों साइड में इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंगल रोप में टेंशन दोनों साइड में टी हो गया। अब जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी मतलब पुली, ठीक है, यही पॉइंट सी है। ठीक, तो हम यहां लिखते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट सी, जो पॉइंट सी है वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इक्विलिब्रियम में अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, ए भी इक्विलिब्रियम में है, बी भी इक्विलिब्रियम में है, सी भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो सी जो है पॉइंट अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो सी से पास होने वाले जो फोर्सेस हमको दिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम मार्क करते हैं। तो हमको दिख रहा है एक टी राइट हैंड साइड अप जा रहा है, ठीक है, एक टी लेफ्ट हैंड साइड अप जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से दो टी जा रहे हैं और वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक, इस तरीके से हमको तीन फोर्सेस दिख रहे हैं। अब एक साइड का एंगल बना है थीटा, दूसरे साइड का एंगल बना है बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल भी हमको दिख रहे हैं। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, टी कॉस बीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बना रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं बना रहा हूँ। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू टी कॉस बीटा क्यों है, टी साइन बीटा क्यों नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसके पहले कि जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट आता है। अगर एंगल इधर होता तो वर्टिकल कॉस कंपोनेंट होता। ये अभी नीचे है एंगल, इसीलिए नीचे वाला कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट जो है वो कॉस कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी जो थीटा है वो नीचे है, इसीलिए ये कॉस कंपोनेंट है। तो अभी हम इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाते हैं तो क्या बनेगा, कंपोनेंट को लिखने के बाद टी कॉस बीटा माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस बीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा। इसका मतलब हो गया कि बीटा इज इक्वल टू थीटा। तो अभी हमने ये प्रूव किया इक्विलिब्रियम का हेल्प लेके कि ये जो दो एंगल हमने मार्क किए थे खुद से, ठीक है, वो दोनों एंगल एक्चुअल में इक्वल है। अगर ये थीटा और बीटा इक्वल है तो इसका मतलब ये जो थीटा मैंने यहां लिखा दिस इज इक्वल टू बीटा। थीटा और बीटा दोनों इक्वल है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है इस कंस्ट्रक्शन में ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। इन दो ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। तो ट्रायंगल कौन कौन सा है? पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल बी सी, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एफ। एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। तो ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इन दो ट्रायंगल में आपको कुछ खास बातें नजर आएंगी। पहली बात यह है कि एंगल बी एफ सी 90 डिग्री है और इसका एंगल है ई एफ सी, ये भी 90 डिग्री लिख लेते हैं। एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरा, ये जो एंगल है बी सी एफ, इसमें बीटा है और इसमें है ई सी एफ, ये भी थीटा और थीटा इक्वल टू बीटा है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू थीटा और बीटा, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल हो गए। अब ये जो साइड है सी एफ, ये साइड इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में है। तो हम लिख सकते हैं कि साइड सी एफ इज कॉमन, ठीक। तो तीन चीजें यहां पर दिख रही हैं जो दोनों ट्रायंगल में सिमिलर है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक मैथ्स का एक थ्योरम है जो हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं। वो थ्योरम ये है कि कभी भी कोई भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम है और एक साइड कॉमन है या इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, सो द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये होता है कि उसके सारे साइड और सारे एंगल एक जैसे, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सारे साइड और सारे एंगल दोनों के सिमिलर होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जैसे इसमें 90 है तो यहाँ 90 है, यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा है, ठीक है। ये साइड है तो उसमें भी वही साइड है। तो इस तरीके से इसमें दोनों में एक जैसा इसमें लेंथ होगा, एक जैसा इसके एंगल्स होंगे। इस तरीके का जो ट्रायंगल होता है उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो अब आप सोचिए कि ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड बी सी नीचे वाले ट्रायंगल के कौन से साइड के इक्वल है? सी ई, ठीक है। तो यहां लिखते हैं कि हेंस बी सी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहां पर ये दो ट्रायंगल में सॉल्व करने के बाद हमने ये प्रूव किया कि ऊपर वाला लेंथ और ये नीचे वाला लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल का मेन जो कैलकुलेशन करने का हमारा मेन मोटो था वो यही था कि ऊपर वाला लेंथ और नीचे वाला लेंथ सिमिलर है, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो अब ये प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद चलिए अब हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अगला स्टेप ये है
कि अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन में जो गिवन था ए सी बी इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो ए सी बी इज इक्वल टू एल ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ए सी बी को अगर मैं तोड़ दूं तो ये होता है ए सी प्लस सी बी, ठीक है। और सी बी इज इक्वल टू सी ई, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए सी प्लस सी ई, ठीक है। या ये कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू ए सी ई, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए सी बी मतलब ये मुड़ा हुआ जो रोप आपको दिख रहा है, ठीक, वो ए सी ई के इक्वल है। मतलब ये मुड़ा वाला रोप ये सीधी लाइन के इक्वल है, ठीक है। कहने का मतलब ए सी बी इज इक्वल टू लेंथ एल एंड ए सी ई इज ऑल्सो इक्वल टू लेंथ एल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक प्रूव कर दिया कि दोनों लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब लेंथ अगर इक्वल हो गए हैं तो इसके बाद एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन में और फाइनली करने जा रहा हूँ। वो कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं पॉइंट ए से जो वॉल है उस वॉल से एक लाइन ड्रॉप करता हूँ और उस लाइन को ड्रॉप करके नीचे ई से ज्वाइन कर देता हूँ। एक बड़ा सा ट्रायंगल बन के आया ए जी ई, ठीक है, ट्रायंगल ए जी ई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि इन ट्रायंगल ए जी ई, इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है? इस ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, ठीक। ये ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है इसी लाइन का, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होगा सेम लाइन का, ठीक है। तो एंगल थीटा है और ये जो लाइन है नीचे वाला इसका लेंथ जो है वो d इज इक्वल टू एल बाई 2 है, ये ऊपर दिया हुआ, ठीक है। तो लाइन जी ई इज इक्वल टू एल बाई 2, ठीक। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा फार्मूला लगाता हूँ, cos 60 फार्मूला 60 नहीं थीटा ही है ना, ठीक है। cos थीटा फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा। बेस क्या है जी ई, बेस हो गया जी ई, हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी ई, और जी ई का वैल्यू है एल बाई 2 और ये है एल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा और ये निकल के आया हाफ, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ कब होता है? cos 60 डिग्री पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमको ये बड़े ट्रायंगल से पता चला, ठीक है। अब पता चलने के बाद फाइनली अब मैं आता हूँ हमारे इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, ठीक है। अब थीटा और बीटा तो इक्वल है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, ऐसे लिख सकता हूँ। और थीटा का वैल्यू है 60, तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 60, तो ये निकल के आया अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये पता चला इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज डिफाइंड बाय अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना होगा जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया जब, तो ये 60 डिग्री पे इक्विलिब्रियम हमको मिलेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में कोई भी डेटा न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया हुआ था, ठीक है। ना वेट का वैल्यू दिया था, ना लेंथ का वैल्यू दिया था, ना एच का वैल्यू दिया था, लेकिन उसके बावजूद
इसका जो आंसर आया है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आया है। ठीक है, तो ये सारे टेक्निक जो हैं ये हमको मैथमेटिक्स का यूज़ करके सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, कोई बड़ा हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो अगेन इक्विलिब्रियम का यहाँ कोई बहुत विशेष इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ ये हमने एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई और उससे हमने एक कंडीशन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत के जो प्रॉब्लम है उसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा दिखेगा आपको और इक्विलिब्रियम और ये सब कंडीशन जो है रिजल्टेंट वगैरह निकालने की कंडीशन आपको अभी कम दिखेगी। आने वाले प्रॉब्लम्स में फिर धीरे धीरे मैथ्स कम होता चला जाएगा और ये मैकेनिक्स के कंडीशन या मैकेनिक्स के लॉ जो है वो ज़्यादा लगने चालू हो जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार का और क्वेश्चन देखते हैं, आइए।